Hello guys, today I am discussing about one of the most popular treatment for hair loss treatment in clinics in India. दोस्तों वैसे तो काफ़ी सारे ऑनलाइन में भी आपको सीरम लोशन टैबलेट सब ऑनलाइन अवेलेबल होता है मार्केट में, बट वो कई बार रिजल्ट नहीं दे पाता। जब आप ये सारी चीज़ें रिजल्ट नहीं देते तो आप डॉक्टर के पास जाते, तो उनमें से एक ट्रीटमेंट अभी जो सबसे पॉपुलर है और सबसे डिमांडिंग है वो है कि PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, वो आपको बताया जाता है। तो कई बार आपके मन में डाउट्स होता है कि क्या ये ट्रीटमेंट करूँ कि नहीं, ये मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज साइड इफ़ेक्ट कॉस्ट, ये सारी चीज़ें में जो भी डाउट्स हैं हम इसके बारे में क्लियर करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं डॉक्टर किरण चोटलिया, आई एम ए बोर्ड सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट, आई एम प्रैक्टिसिंग इन पुणे। मैं रेगुलरली काफ़ी सारे हेयर लॉस के पेशेंट अटेंड करता हूँ और उनमें काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनका ऑलमोस्ट मिड या एडवांस लेवल का बाल्डनेस हो गया है या अभी उनका हेयर का काफ़ी सारे एरिया में थिनिंग हो गया है। तो ये पेशेंट्स को कई बार मिनॉक्सिडिल रूटीन विटामिन से अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, तो दे आर लुकिंग पे मुझे एटलीस्ट हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में भी नहीं जाना है, मुझे मेडिसिन से रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, तो उनके लिए ऑप्शंस क्या है, हाउ कैन दे ग्रो बेटर हेयर वॉल्यूम एंड क्वालिटी विथ लेस साइड इफ़ेक्ट्स ऑन अ रेगुलर मैनर। तो इसका एक तोड़ निकाला है PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। दोस्तों एक रीजनरेटिव साइंस का एक पार्ट है, इसका एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रीटमेंट है। PRP जो है 1970 के बाद प्रचलित हुआ। पहले उन्होंने डॉक्टर्स ने इसको सर्जिकल प्रोसीजर में एज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हेल्प के लिए यूज़ किया। कई जगह पे जहाँ पे हीलिंग स्लो हो रही थी वहाँ पे PRP का यूज़ किया एंड धीरे धीरे उसका यूज़ पूरे मेडिकल फील्ड में बढ़ता गया, जैसे कि आर्थराइटिस में, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में, स्किन ट्रीटमेंट्स में, हेयर ट्रीटमेंट्स में, डेंटल ट्रीटमेंट्स में, सारी जगह पे धीरे धीरे उसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा होता गया, उसके इंडिकेशंस बढ़ते गए। दोस्तों जो PRP होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये कैसे बनता है? तो दोस्तों PRP का बेसिक कंसेप्ट सुनने के लिए प्लेटलेट सेल्स क्या होते हैं उसके बारे में जानना ज़रूरी है। अपनी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें प्लेटलेट नाम के सेल्स होते हैं। ये जो प्लेटलेट नाम के सेल्स होते हैं वो अपनी बॉडी की हीलिंग यानी कि रिपेयर के लिए जवाबदार होते हैं। कहीं पे भी आपको छोटा स्किन में कट लग गया, आपका बोन क्रैक हो गया या कहीं पे आपका एक्सीडेंट में इंजरी हुआ, कहीं पे सूजन आ गई, तो उसके बाद वहाँ पे अपना ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जो बॉडी का मैकेनिज़्म है, हीलिंग मैकेनिज़्म, उसमें सबसे पहला काम, वहाँ पे चोट लगी तो पहले ब्लीडिंग होगी, उसके बाद वहाँ पे प्लेटलेट नाम के सेल्स वो ब्लड को क्लॉट करके एक बैरियर बनाते हैं, वहाँ एक हीलिंग का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। जैसे बोन है तो बोन में उसका एक फाइब्रिन का नेटवर्क बनाएंगे जिसके आजू में कैल्शियम जमा होकर बोन का स्ट्रक्चर रेडी होगा। अगर फैट लॉस हुआ है तो वहाँ फैट के सेल्स बढ़ा के फैट बनाएंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो हीलिंग का होता है वो प्लेटलेट्स प्रोवाइड करते हैं थ्रू क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ओके, तो प्लेटलेट के अंदर में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है। क्लॉटिंग मैकेनिज्म से प्लेटलेट वहाँ पे हीलिंग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद वो ग्रो फैक्टर रिलीज करता है, तो पर्टिकुलर टिश्यू ग्रो होता है। बोन डैमेज हुआ है तो बोन होगा, फैट डैमेज हुई तो फैट होगी। अपने केस में अगर हमें हेयर ग्रोथ चाहिए तो हेयर का ग्रोथ चालू होगा। तो प्लेटलेट सेल्स दो चीज़ें करते हैं, एक तो हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं और दूसरा वो टिश्यू को रिपेयर होकर ग्रोथ होने के लिए फ़ायदा करते हैं। तो ये रीजनरेटिव साइंस, ओके, एंटी एजिंग साइंस का एक बहुत अच्छा क्रूशियल रोल उसमें प्ले करता है। तो प्लेटलेट का जो हमें कंसंट्रेशन चाहिए वो बहुत मायने रखता है। ओके, कहीं पे भी ब्लड क्लॉट होता है तो वहाँ प्लेटलेट के सेल्स बढ़ जाते हैं और फिर हीलिंग प्रोसेस चालू होती है। तो सेम कंसेप्ट में जब आपका ब्लड हम यहाँ पे इंजेक्ट करें, उसकी जगह पे अगर हम प्लेटलेट के सेल्स हायर कंसंट्रेशन में, अगर वहाँ पे जो टिश्यू में हीलिंग चाहिए, हमें रिपेयर करना है, वहाँ पे इंजेक्ट करें, तो डेफिनेटली वो सिमिलर वे में ही हीलिंग या रिपेयर चालू करेगा। तो इस हिसाब से प्लेटलेट सेल्स और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा काम करता है। ब्लड और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि क्या हम डायरेक्टली ब्लड इंजेक्ट नहीं कर सकते? तो जी दोस्तों, यही वो दोनों में डिफरेंस है। जब हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट होता है तो वो हीलिंग को बहुत फास्ट एक्टिवेट करता है, ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है और जिससे धीरे धीरे टिश्यू नॉर्मलाइज होने लगता है। उसका जो डैमेज हुआ था, इन्फ्लामेशन है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम है, तो वो सारी चीज़ें रिपेयर करता है। तो प्लेटलेट के 3-4 रोल्स है। वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, टिश्यू का ग्रोथ प्रमोट करेगा, जो स्टेम सेल्स होगी उसको मल्टीप्लाई होने के लिए हेल्प करेगा,
और जो डीजनरेटिव प्रोसेस है, अगर वो टिश्यू आगे जाके डेड होने वाला है तो उसको रोकेगा उससे। अल्टीमेटली अगर हेयर के केस में बात करें, जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में जो हेयर लॉस होता है, मेजोरिटी यही प्रॉब्लम्स आते हैं। स्टेम सेल्स काम करना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे बाल पहले से पतला और बारीक बनने लगता है, उसका ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो उसमें प्रोटीन, विटामिन और जो पहले जा रहे थे उतनी मात्रा में नहीं जाने की वजह से एक एरिया से बाल वीक होते जाते हैं। और थर्ड इज़ द बाल्डनेस, मीन्स जो टोटली सेल्स फॉलिकल एक्टिविटी बंद हो जाती है तो सेल्स टोटली काम करना बंद करके बाल्डनेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पीआरपी इन तीनों चीज़ों से रोकता है। आपको फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली हमें मैसेज कीजिए, विल रिप्लाई दैट।